हेलो एवरीवन। हाल फिलहाल के खबरों की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज़ चर्चा में रहा है। आप लोग जनरली पढ़ भी रहे होंगे उस चीज़ को। उसी नोबेल प्राइज़ से संबंधित एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, उससे संबंधित हम बात कर लेते हैं जल्दी से। अब नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें, जैसे आपके सामने दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, तो नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा-सा बेसिक क्लैरिटी भी हमारे पास होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज़ किन कैटेगरीज़ में दिया जाता है। भारत में या भारत के ऐसे कितने लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है? किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है? वर्तमान में जो 2025 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के फ़ील्ड में दिया गया है, वो किन-किन लोगों को दिया गया है और किस चीज़ पर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए दिया गया है, के बारे में थोड़ा-सा जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली हम नाम याद कर लेते हैं कि किनको नोबेल प्राइज़ मिला है। लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कभी-कभी उन नाम से इतर उनके द्वारा किए गए जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च पर भी फ़ोकस करती है कि उन्होंने किस चीज़ पर शोध किया है, किस चीज़ पर रिसर्च किया है। इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में आता है, वो प्रदान किया जा रहा है। तो उसी को हम जल्दी से इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आपका इकोनॉमी के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, पीस के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज ये जो नोबेल प्राइज़ है, थोड़ा-सा बेसिक चीज़ों की अगर हम जानकारी लें, तो देखो, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नोबेल प्राइज़ के संदर्भ में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं? तो एक तो सबसे पहला, जीता किसने है नोबेल प्राइज़ को? ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ किसको प्राप्त हुआ है। दूसरा कि किस कैटेगरी में, जैसे अभी हम इसमें देखेंगे कि 6 कैटेगरी बड़ी महत्वपूर्ण होती है नोबेल प्राइज़ की, जो एक होती है आपकी केमिस्ट्री, एक होती है आपकी फिजिक्स, एक होती है आपकी मेडिसिन के फील्ड में, एक होता है आपका इकोनॉमी के फील्ड में, एक होता है आपका पीस के फील्ड में। कितने हो गए? 2, 3, 5, और एक होता है आपका लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में। तो ये 6 कैटेगरी होती है, जिन 6 कैटेगरियों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो हमें ये क्लियर रहना चाहिए टॉपिक को पढ़ते समय कि कैटेगरी में नोबेल प्राइज को प्रदान किया गया और क्यों दिया गया है, रिसर्च किस चीज में उन्होंने शोध किया है। अगर केमिस्ट्री में मिला है तो किस पर शोध किया, अगर मेडिकल में मिला है तो किस चीज पर शोध किया, अगर फिजिक्स में मिला है तो किस चीज पर शोध किया। ठीक। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि किन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। तो नोबेल प्राइज की अगर कैटेगरी हम देखें तो शांति संदर्भ में, लिटरेचर साहित्य के संदर्भ में, फिजिक्स भौतिकी के संदर्भ में, केमिस्ट्री आपका रसायन के संदर्भ में, मेडिसिन आपका मेडिसिन विभाग के संदर्भ में, इकोनॉमी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक, तो ये कितने हो गए आपके? 3 और 3, 6 कैटेगरी हो गई आपकी। इन 6 कैटेगरियों में आपको नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जानकारी जो आपको एग्जाम के लिहाज से होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। क्लियर रहेगा? किस्सा के संदर्भ में है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, रसायन के संदर्भ में है, भौतिकी के संदर्भ में है, साहित्य के संदर्भ में और शांति के संदर्भ में है, लेकिन गणितज्ञ के संदर्भ में कोई भी नोबेल प्राइज प्रदान नहीं किया जाता। तो जो 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी में कौन इंक्लूड नहीं होता? तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर एक्टिविटीज है, कोई भी रिसर्च है, तो उसके लिए भी नोबेल प्राइज प्रदान नहीं किया जाता। फिर इसी में अगर हम आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं कि जो भारतीय हैं, ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं और उनको कब कर और किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के फील्ड में 1913। 1901 में जब इस नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, तो 1913 में पहले भारतीय बनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारतीय होने के नाते एक नोबेल प्राइज दिया गया। भारत के मतलब भारत का नागरिक होने के नाते प्रदान किया गया। दूसरे भारत के नागरिक सीवी रमन, जो फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979, अमर्त्य सेन अर्थव्यवस्था, बड़ा ही फेमस नाम है अमर्त्य सेन का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो इनको नोबेल प्राइज मिला 1998 में। कैलाश सत्यार्थी इस शांति 2014 के संदर्भ में, 2014 में, और वेंकट रमन रामाकृष्णा केमिस्ट्री 2019, 2009, सॉरी 2009। तो ये आपके पर्सन है जो भारतीय नागरिक हैं और इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये नाम आपको याद रखना है। कभी कभी मैच कॉलम में क्वेश्चन आपसे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकता है
तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और वेंकटरमन रामकृष्ण, इनको केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर आगे अगर हम इसमें चर्चा करें, थोड़ा सा नोबेल प्राइज के संदर्भ में हम इसके ओरिजिन या इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नोबेल प्राइज है, इसको देने की परंपरा शुरू हुई थी कब? तो 1901 में शुरू हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल को आविष्कारक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है किसका? डायनामाइट का। डायनामाइट जो विस्फोटक है उसका आविष्कारक माना जाता है और कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल का ऐसा मानना था कि उनकी पहचान किसी ऐसे रूप में ना हो जो विध्वंसक चीज़ों के निर्माण के संदर्भ में रहा हो। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रयास किया कि जो इनकी वसीयत, जो इनकी संपत्ति थी, उसको बैंक में जो रखा था, तो उससे जो इनको ब्याज मिलता था, उससे इन्होंने फिर एक परिकल्पना की कि इससे मिलने वाले ब्याज से धनराशि के रूप में लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा। पहले नोबेल प्राइज अगर हम ध्यान से देखें तो 5 ही कैटेगरी में होता था। 1968 के आसपास आके इसमें अर्थव्यवस्था वाला जो नोबेल प्राइज है वो जोड़ा गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है, थोड़ा सा जानना होता है कि जो नोबेल प्राइज है उसे कोई एक संस्था ही नहीं बल्कि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से नोबेल प्राइज को प्रदान किया जाता है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज अगर हम बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। यही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र का भी नोबेल प्रदान करती है, जिसे 1968 में शुरू किया गया था। शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, वहीं साहित्य का पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी देती है। जबकि मेडिसिन के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो मेडिसिन का पुरस्कार करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये अलग अलग संस्थाएं हैं जो 6 प्रकार के नोबेल प्राइज को देने का प्रयास करती हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये जो नोबेल प्राइज है, घोषणा तो हो गई है, लेकिन ये दिया कब जाता है तो इसकी याद रखिएगा, 10 दिसंबर 10 दिसंबर आपका नोबेल प्राइज प्रदान करने की तिथि। अब अगर हम इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो आपका स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जबकि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी, और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो विजेताओं को क्या क्या मिलता है इस नोबेल प्राइज जीतने के बाद? तो गोल्ड मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाता है। फिर इतनी बात। फिर अगर हम आगे देखें तो 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में जो नोबेल प्राइज मेडिसिन के फील्ड में अगर हम बात करें तो मिला है किसको? 2025 में नोबेल मेडिसिन के फील्ड में अगर हम बात करें तो 3 लोगों को मिला है। मैरी मंक्रोव, यूएसए की रहने वाली, फ्रेड रामसडेल, ये भी यूएसए के रहने वाले, और सिमोन सगागुची, ये जापान के रहने वाले हैं। तो इन लोगों को मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च करने के लिए, अब मेडिसिन के फील्ड में किस टॉपिक पर तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे ही, इन 3 लोगों को मेडिसिन साइकोलॉजी या मेडिसिन या साइकोलॉजी के संदर्भ में रिसर्च करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि किस सब्जेक्ट पर उन्होंने रिसर्च किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है जिस पर इन्होंने रिसर्च किया, के लिए इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। तो इम्यून सिस्टम, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में रिसर्च करने के लिए इन्हें क्या प्रदान किया गया है? नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। अब अगर हम प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करें तो इन्होंने बताया कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? किस सेल पाई जाती हैं? समांतर टी सेल तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 प्रकार की होती थी, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल। जैसे जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे हेल्पर टी सेल, तो हेल्पर टी सेल क्या है? एक संदेश भेजने का काम करती है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है बॉडी में, कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है। अब अगर ये हानिकारक है शरीर के लिए, अब इसको बॉडी से हटाना होता है। हटाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? टी सेल। अब टी सेल, तो इसमें एक हेल्पर टी सेल होती है और एक किलर टी सेल होती है। तो हेल्पर टी सेल क्या करती है? मान लीजिए कोई बैक्टीरिया यहाँ पर, तो ये जो हेल्पर टी सेल है ये डिकोड करेगी इसको और मैसेज सेंड करेगी किसके पास? तो मैसेज सेंड करेगी किलर टी सेल के पास, बैक्टीरिया को हटा दो क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो किलर टी सेल उसको जाकर खत्म कर देगा। तो
हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल सामान्यतः ये होते थे, लेकिन बात ये आती है कि अगर इम्यूनो सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है तो शरीर की अपनी सेल्स पर ही हमला करने लग जाते हैं। अर्थात जो आपका हेल्पर टी सेल है और जो किलर टी सेल है, जो आपका हेल्पर टी सेल और दूसरा आपका जो किलर टी सेल है, अगर आपका इम्यूनो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो इनको मैसेज जो है वो क्लियर नहीं मिल पाएगा। ऐसे में देखने को मिलता है जो किलर टी सेल है वो स्वस्थ कोशिकाओं को ही खत्म करने का प्रयास करने लगता है। ऐसे में उसे रोकने के लिए एक तीसरे टी सेल की खोज बॉडी के अंतर्गत की गई जिसका नाम है टी रेक्स, रेक्स या रेगुलेटरी, रेगुलेटरी। तो तीसरा जो है वो नियंत्रक के रूप में आपका टी सेल खोजा गया और इसी नियंत्रक टी सेल को खोजने के रिसर्च के क्रम में ही इन 3 लोगों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी यूपीएससी या पीसीएस को है कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 का जो नोबेल प्राइज है वो किस टी सेल की खोज के लिए प्रदान किया गया, तो रेगुलेटरी टी सेल, रेगुलेटरी रेगुलेटरी टी सेल की खोज के लिए प्रदान किया गया, जिसे हम टी रेग भी कहते हैं, टी रेग भी कहते हैं। और इसी के लिए तीनों को मेडिसिन का फिजिक्स में, मेडिसिन का सॉरी फिजिक्स नहीं, मेडिसिन का क्या किया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। क्लियर हो जाएगी। ठीक, एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जब हमारी टी सेल सही तरीके से काम नहीं करती हैं के कारण एक रोग हो जाता है और उस रोग को क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून रोग कहा जाता है। क्लियर, ऑटो इम्यून रोग कहा जाता है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी नोबेल प्राइज के संदर्भ में। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न बोर्ड पर क्लियर दिख रहा होगा कि नियामक टी सेल या टी रेक्स या जिनको रेगुलेटरी टी सेल कहा जाता है और फोक्स पी3, फोक्स पी3 क्या था अगर हम बात करें तो फोक्स पी3 ये जो आपके ब्रेक्रोव और रॉमसडेल है, इन्होंने चूहों में अध्ययन किया था कि फोक्स पी3 नाम का एक जीन होता है जो म्यूटेशन करके बीमारी पैदा कर रहा होता है। तो जो टी रेक्स हैं वो टी रेक्स इस फोक्स पी3 जीन के म्यूटेशन से होने वाली बीमारी को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसी संदर्भ में एक प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नियामक टी कोशिकाएं और फोक्स पी3 जीन हाल ही में समाचार में थे, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने जीन थेरेपी, दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वप्रतिरक्षी रोग, और डी ऑप्शन है अंतरिक्ष दूरबीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।